आज हमारी जो प्रस्तुति है वो श्री मंगेश चाचा के साथ हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड कल्चरल साइकोलॉजी, जिसमें मेरी जो मंगेश चाचा से इस प्रस्तुति के लिए बात हुई थी। मतलब प्रस्तुति या वो टॉपिक जब सेलेक्ट कर रहे थे, वो जुलाई एंड में ही उन्होंने टॉपिक सेलेक्ट किया था। और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को 10 डेज थोड़ा दो और मैं प्रिपेयर करता हूँ। एंड मेरे को भी काफी प्रेरणा मिली उनसे कि आज उन्होंने जितने टाइम में बोला और काफी कम समय में उन्होंने काफी अच्छा पीपीटी भी तैयार किया, अपना कंटेंट भी एक लेवल तक तैयार कर लिया। तो और इस सब्जेक्ट का, इस विषय का अभी तक कोई प्रस्तुति हुई नहीं है। तो ये पहली प्रस्तुति है जो मेरे लिए भी और आप सबके लिए ही काफी इसमें सीखने को मिलेगा। साइकोलॉजी मतलब एनवायरनमेंट का ह्यूमन साइकी पे किस तरह का प्रभाव है, उसको हम काफी गहराई से इस कोर्स में देखेंगे। हम शुरू कर सकते हैं प्रस्तुति चाचा जी। नमस्ते सभी को। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज एकदम क्लियर है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आदरणीय नागराज जी के प्रति बहुत सारी कृतज्ञता। और जो भी चीजें हम लास्ट काफी समय से अभ्यास में ला रहे हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस लेखन समूह के दौरान आई और नया कुछ विषय सीखने को मिला। तो सबसे पहले मैं नागराज जी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। और ये हमारे प्रेरणा स्थान है। और जो भी विषय वस्तु आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। और इतने सारे दिनों में जो भी मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ पाया, उसको थोड़ा सा समरी के फॉर्म में रखने की कोशिश करूंगा आज। और इंट्रोडक्शन ये सब्जेक्ट का थोड़ा सा रखने की कोशिश करूंगा। तो जितना भी मैंने पढ़ा अभी तक, ये काफी वास्ट सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, बिकॉज बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें एक साथ जुड़े हुए दिखे। तो उसमें से जो भी मैं थोड़ी बहुत चीजें अपने लिए पॉइंट आउट कर पाया, ताकि इस विषय का और गहराई से आगे अध्ययन हो और एक रास्ता मिले कि किस हिसाब से एनवायरमेंटल साइकोलॉजी को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इनके आगे की स्लाइड में देखना चाहेंगे हम क्या क्या है इसमें। तो ये आज की विषय वस्तु का टाइटल है, कल्चर, एनवायरनमेंट एंड पीस साइकोलॉजी। तो बहुत सारी चीजें इसमें है, एनवायरनमेंट के बारे में भी है। फिर जो लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका एक अलग सा कल्चर भी है, जो परंपरा के रूप में हमको देखने को मिलता है। और साथ में जिस चीज की हम सबको तलाश है, पीस, मतलब शांति। तो ये सारा चीज कैसे एक सब्जेक्ट में कंबाइन हो रहा है, ये सारा अभी हम आगे इन स्लाइड्स के दौरान थोड़ी सी कोशिश करेंगे इसको समझने की। और मैं हम सब लेखक समूह में और जो भी प्रबोधक और मार्गदर्शक है इस पूरी कंसेप्ट के पीछे, उनका सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छा मौका मिला हमको एक साथ आके कुछ काम करने का, कुछ सोचने का। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमारा ये पूरे साल भर का प्रोसेस है, उसमें कुछ हम अपने लिए कुछ अच्छा ढूंढ पाए और समाज के सामने कुछ ऐसी चीजें प्रस्तुत कर पाए, ताकि फिर ओवरऑल हम इस साइकोलॉजी के पीछे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, पीस, यहाँ तक हम धीरे धीरे पहुंचे। तो अभी जितना मैंने इंट्रोडक्शन पॉइंट आउट करने की कोशिश की है, तो अभी मतलब लास्ट एक 10-15 दिन में मैं कुछ रेफरेंसेस ढूंढ पाया। उसकी एक छोटी सी लिस्ट बनाई है मैंने। तो यहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज लेके, थोड़ा सा पढ़ के, और फिर छोटे छोटे नोट्स और पॉइंट्स बना के फिर ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाने का कोशिश किया है। तो उसमें कुछ किताबें भी है, कुछ आर्टिकल्स भी है। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है साइकोलॉजी में, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में,
उसके कुछ छोटे मोटे रेफरेंसेस है, कुछ वीडियोस भी है। तो इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड करने की कोशिश की है मैंने, ताकि जो हमारा इग्नू का जो प्लेटफॉर्म भेजा था आरती दीदी ने, तो उसमें यूनिट्स के हिसाब से सारी स्टडी है, ताकि फिर हम एक एक चीज को थोड़ा सा अच्छी तरह से देख पाए। तो ये पूरे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में अभी तक मुझे लगभग 10 यूनिट में ये अलग अलग चीजें देखने का प्रयास हुआ। जैसे ये पूरा जो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये कैसे डिफाइन होता है, और फिर ये साइंस की नीड क्यों आई। फिर जब भी हम कुछ साइंस पढ़ते हैं तो फिर इसके एम्स क्या है, साइंस पढ़ने के पीछे हमारा एम क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर ये साइंस के थ्रू कितनी सारी कॉन्सेप्ट्स हमको, अलग अलग लोगों के जो व्यूज है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी पे क्या क्या है। और फिर जैसे मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो एक अपना तरीका है कोई भी चीज साइंटिफिकली पढ़ने का, वो कैसे इसमें प्लेस हो रहा है। फिर जो अभी तक के प्रॉब्लम्स है वो किस हिसाब से देखे गए हैं, और कुछ उसमें सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं क्या। तो इतना सब देखने के बाद फिर समरी आएगा, और फिर जितनी भी चीजें गो थ्रू हुई है उसकी एक लिस्ट भी आएगी अंत में। और चूंकि ये साइंस है, धीरे धीरे इवॉल्व होते रहेगा, इसलिए कुछ फर्दर रीडिंग्स के रेफरेंसेस भी इसमें अपने को सबको लगेंगे। तो जहां से हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो बहुत सारा रोल है कि हम आजू बाजू का एनवायरनमेंट को कैसे परसीव करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी फिजिकल और मेंटल बीइंग, वेल बीइंग पे। और कैसे वातावरण में हम पनपते हैं, हम कैसे कल्चर को अडॉप्ट होते हैं, ये सारी चीजों का एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट के थ्रू होता है। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा बड़ा रोल हमारी ओवरऑल व्यक्तित्व पे डालता है। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो हम हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनका वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल में बच्चे जाते हैं तो एक स्कूल का वातावरण कैसा है, हम सब एक घर में रहते हैं तो एक घर का वातावरण कैसा है। तो ये सारी चीजें हमारी व्यक्तित्व पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव डालती रहती है। फिर इसका जो ओरिजिन है शब्द का, ये फ्रेंच वर्ड है एनवेरॉन। मतलब इसका नाम ही ऐसे कि हम अराउंड है, हम हमारे आजू बाजू कुछ सराउंडिंग्स है, हम कोई चीज में एनकम्पास्ड है, इस हिसाब से ये वर्ड का ओरिजिन आया। और एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में दो चीजें हैं, एक तो एक नेचर है जो हम आजू बाजू देखते हैं, जैसे अपना मध्यस्थ दर्शन की भाषा में इसमें पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था बोलते हैं। और एक हमारी फिजिकल सिस्टम है, मतलब हम सब लोगों ने मिलके बनाई है, जिसमें हमारी एक ह्यूमन सोसाइटी है, और ह्यूमन सोसाइटी का एक छोटा भाग हमारी फैमिली भी है। तो ये पूरे एनवायरनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है जो नैसर्गिक वातावरण जो हम सबको उपलब्ध है, और एक का नाम है बिल्ट अप एनवायरनमेंट, मतलब जो हम सब लोगों ने मिलके बनाया है। इसमें हमारे घर है, और जो जहाँ पे ये सारे घर रहते हैं वैसी कुछ अलग अलग कम्युनिटीज भी। तो डेफिनेशन के तौर पे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की बहुत सारी डेफिनेशंस अलग अलग बुक्स में है, बट जो मुझे लगी जो थोड़ी सी समझने में आसान है, और थोड़ी सी आज के डिस्कशन में थोड़ी सी रिलेटेबल है, वो मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ली है। जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के साथ, मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है और बिल्ट एनवायरनमेंट है, तो इन सब का एक जो स्टडी होगा उसको हम एनवायरमेंटल साइकोलॉजी बोलेंगे। फिर साथ में इसमें कुछ और चीजें जोड़ी है, जैसे हम वातावरण का यूज भी करते हैं और उसको अब्यूज भी करते हैं, तो ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिनकी स्टडी है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें उपलब्ध है, जैसे हवा है, पानी है, ये सारी चीजों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, मतलब हम जो एनवायरनमेंट से पढ़ते हैं उसको हम सस्टेनेबल रख पाते हैं कि नहीं। तो ये चीज थोड़ी सी मुझे सस्टेनेबिलिटी वाली इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया है कि सस्टेनेबिलिटी आखिर है क्या। तो जैसे जैसे हम ये सब्जेक्ट की रीडिंग आगे आगे करते जाएंगे, हम धीरे धीरे मेंटेनेंस या मेंटेनेबिलिटी से आगे सस्टेनेबिलिटी पे चले जाएंगे। और चूंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, जैसे अभी कॉग्निशन हो गया, फिर वेलबींग हो गया, हेल्थ हो गया, ये बहुत सारी चीजों का एक कंपाइल्ड रिसर्च एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में आता है, जो दो फॉर्म में है। एक अपनी जो वातावरण की अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसकी, और एक जो चीजें हम जो आचरण में लाना चाहते हैं, इसको हम अप्लाइड ओरिएंटेशन बोलते हैं। मतलब हम कुछ रिसर्च करते हैं,
फिर रिसर्च के सहारे उसको कुछ डेटा बनाते हैं, ये डेटा हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और फिर धीरे धीरे इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन पे आने का कोशिश भी करते हैं। तो ये इसलिए ये काफी मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस ऐसा अपियर हुआ, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। फिर अभी जब हम नीड की तरफ आते हैं तो कोई भी चीज की गरज यानी हमको क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट लगता है कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी अभी आज के समय में काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसा हो गया। तो इसमें कुछ चैलेंजेस मतलब इनलिस्ट किए गए हैं कि हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो कुछ अर्ली चैलेंजेस जैसे थे जिसमें 1960 और 1970 का गैप मेंशन किया है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को जो मेरे हिसाब से थोड़े से ओवरऑल सेंसिटिव लोग हैं वातावरण के बारे में, इस पूरी दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, तो कुछ चीजें उनके नजर में आई कि धीरे धीरे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है वो खत्म होते जा रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक छोटा पिक्चर मैंने पानी का रखा है, बट ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस है जो धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रहे हैं। फिर कहीं एक जो पॉपुलेशन है दुनिया का वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ते जा रहा था, ये भी दिखा। तो इसके लिए भी कुछ हमारे पास उपाय होने चाहिए कि क्या करना है। इन बिटवीन कुछ ऐसे टेंशन्स हो गए, रेशियल टेंशन्स बोलते हैं, जिसमें काले और गोरे लोगों के बीच में वॉर, या कुछ हमारे रेशियल जिसमें धर्म जाति के बाद उस हिसाब से होने वाले रायट्स, सामाजिक जो असामाजिकता फैलाते हैं, और कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों में भी शुरू हो गए एक दूसरे के प्रति। और ये सारा चीज धीरे धीरे फिर वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। फिर साथ में उसके साथ अभी आजकल के टाइम में टेररिज्म जुड़ गया, और अभी करंटली जो चल रहा है ये धीरे धीरे वॉर में भी कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इवॉल्व होना शुरू हो गई। तो बहुत सारे लोगों ने ये छोटी छोटी चीजें नजर में आई और फिर उनको लगा कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी अभी एक अच्छा टाइम है जो हम स्टडी करके इन सारी चीजों का समाधान ढूंढ सकते हैं। फिर आज के टाइम में अगर हम यही चैलेंजेस को आगे देखते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज अभी ग्लोबल वार्मिंग का है। उसी के चलते पोल्यूशन है। फिर हमारी जो पृथ्वी का वातावरण है उसमें जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब जब ये वातावरण भी खत्म हो रहा है तो पृथ्वी के बाहर मतलब जहाँ पे हम स्पेस बोलते हैं उसको, वहां पे भी इतना ही पोल्यूशन हो रहा है, इतनी ही आप ये फोटो में भी देख सकते हैं कि हर दूसरे दिन, हर दूसरे महीने इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, पर जिसका लाइफ खत्म हो गया वो उसका कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें देख के ऐसे लग रहा है कि ओवरऑल जो हमारा एक अच्छा सिस्टम है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता नजर आ रहा है। और साथ में जब भी हम मेंटल वेलबींग के तरफ आते हैं, ये फिजिकल वेलबींग के चैलेंजेस अलग हो गए, अभी मेंटल वेलबींग में भी ऐसे ही चैलेंजेस है। जैसे उसमें फेलिंग रिलेशनशिप है, घर के वातावरण ठीक नहीं रहना। फिर जो भी हमारी मान्यताएं चलती है उसके हिसाब से हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं, और वही कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे निगेटिविटी में कन्वर्ट होता है। निगेटिविटी से फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है और ओवरऑल हेल्थ इश्यूज काफी क्रॉप अप होते हैं। दूसरा एक चीज है जो इंटरनेट, सबसे जो आजकल इन थिंग बोल सकते हैं इसको, बट इंटरनेट के भी कुछ हजार्ड्स इसमें मेंटल वेलबींग में दिखे। जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसको हम ओवरलोड बोल रहे हैं। फिर बहुत सारे वर्चुअल इंटरप्शंस है, मतलब हम एक कुछ काम कर रहे हैं तो सडनली हम एक काम से दूसरे काम पे जंप कर रहे हैं, फिर दूसरे काम से हम तीसरे काम पे जा रहे हैं। तो ये सारे बहुत सारे वर्चुअल इंटरप्शंस है, और इन दोनों का एक साथ प्रभाव देखने को मिलता है कि हमारा अटेंशन बहुत ज्यादा डिवाइड हो गया है। मतलब अभी एक 10 मिनट 15 मिनट भी एक जगह पे बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये फ्रैगमेंटेड अटेंशन की वजह से हमारा जो मेन फोकस है, जीने का जो पर्पस है, वो कहीं कहीं लॉस हुआ हुआ भी दिखता है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सेंसिटिव होते हैं तो हम फील करते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज भी साथ में है, जैसे साइक्लोन्स हो जाते हैं, फिर बहुत सारा पानी होने की वजह से फ्लड है, पानी नहीं होने की वजह से ड्रॉट है, सुनामी जैसी कुछ कैलामिटीज है, अर्थक्वेक जैसी कुछ कैलामिटीज है। तो इसमें काफी सारा लॉस ऑफ लाइफ भी होता है, काफी सारा एनवायरमेंटल लॉस भी होता है। और चूंकि हम इतने कनेक्टेड है पूरी दुनिया में, हम बहुत सारे टाइम हेल्पलेस फील करते हैं, पावरलेस फील करते हैं, और वही चीज आगे हमको डिप्रेशन के लिए भी ले जाता है। तो ये सारी चीजों का कैसे प्रभाव होता है, ये एनवायरमेंटल साइकोलॉजी हमको एक अच्छा ओवरव्यू देती है। तो जब हम इस सब्जेक्ट के प्रति पढ़ते हैं तो फिर ये चीज ध्यान में आता है कि ये एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के एम्स क्या है, लक्ष्य क्या है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो कुछ ये 6-7 पॉइंट की मैंने लिस्ट बनाई है। उसमें से बहुत सारा चीज हम अभी पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कहाँ जाके ये लिंक हो रहा है ये सब स्टडी करने का एक तरीका
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हमको पता चलता है। जैसे हमारा एक नेचुरल इक्विलिब्रियम है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है, फिर हमारे पूरे वातावरण के साथ की रिलेशनशिप कैसी है, फिर ओवरऑल जो हमारा वातावरण है आजू बाजू का, इसकी बेनिफिट्स हमको क्या क्या मिलती है, वातावरण अच्छा होने से क्या होता है, वातावरण खराब होने से क्या होता है, फिर जो हमारा डे टू डे का जीना है उसमें एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का क्या स्कोप है। और ये सारा चीज पता होने के बाद फिर हम क्या खुद को एनकरेज कर पाते हैं, या क्या ये स्टडी हमको एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज कर पाती है, जो एक्चुअली मेरे यानी खुद के वेलबींग के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी पूरी दुनिया की वेलबींग के लिए। और फिर धीरे धीरे हम एनवायरमेंट अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब वातावरण के अनुकूल हम कैसे आचरण करते हैं। और जो अपने मध्यस्थ दर्शन में न्याय की बात आती है, तो हम ये वातावरण के साथ न्याय भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों से, ये ऑब्जेक्टिव से हमको पता चलता है कि हमारा एनवायरनमेंट के प्रति हमारा क्या परसेप्शन हो रहा है धीरे धीरे। तो ये पढ़ाई जब हम शुरू करते हैं या शुरू कर रहे हैं, तो कुछ की कॉन्सेप्ट्स इसमें मेरे नजर में थोड़े थोड़े पढ़ने से आए, जिसमें मुझे 5 या 6 थोड़ी सी पॉपुलर थेरीज है। तो ये थेरीज जब भी हम थोड़ा सा आगे चले जाएंगे इस सब्जेक्ट में, तभी हर एक थेरी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे। एक छोटा फर्स्ट एग्जांपल के लिए हम एक सोशियो आर्किटेक्चर का थियरी ले सकते हैं, जो जिन दो साइंटिस्ट ने इसको डिजाइन किया। तो बेसिकली ये साइकेट्रिस्ट है एक, जो हम्फ्री ओसमोंड है, और दूसरे जो कियोशी इजुमी है, ये एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर से काफी इनका रुझान हुआ। तो जो भी मेंटल हॉस्पिटल्स है, ये हॉस्पिटल पे इन दोनों का काफी काम हुआ। जैसे एक हमारी सबसे जानकार बीमारी है सिजोफ्रेनिया। तो कोई भी सिजोफ्रेनिया के मरीज जिस हॉस्पिटल में रहते हैं, तो वातावरण का प्रभाव उनको इस हिसाब से कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनकी बीमारी धीरे धीरे ये कंट्रोल में रहे या कम होने पे रहे। तो ऐसी बहुत सारी थियरीज और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो जो थोड़े बहुत पॉपुलर है, ये इसकी एक छोटी सी लिस्ट मैंने बनाई है। और ये सारा चीज जब भी हम आगे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो एक इंटरमीडिएट पार्ट में कुछ इवेल्युएशन बनता है कि हम आखिर ये सब करके क्या अचीव कर। तो एक छोटा इवेल्युएशन का समरी मुझे एक क्वेश्चनेयर के फॉर्म में आया, जिसमें थोड़ा सा इलेबरेट, धीरे धीरे जब ये हमारा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के सब्जेक्ट का बढ़ेगा, तभी कुछ चीजें और अच्छे से नजर में आएंगी। तो पहला चीज था कि हमको एनवायरमेंट यानी वातावरण के बारे में क्यों समझना है, और अगर समझना भी है तो उसका सही तरीका क्या है। फिर कुछ वातावरण में ऐसे सेंसिटिव एरियाज है, वो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी कोई एक व्यक्ति है जिसको संगीत का बहुत रुझान है, तो एक वो सेंसिटिव पार्ट हो गया। कोई एक व्यक्ति है जिसको जैसे कंपटीशन है, उसका एक रुझान है, तो वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करता है। कोई एक व्यक्ति है जिसको होमली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, तो वो उस एरिया में कितना सेंसिटिव है। फिर अगर सेंसिटिव है तो वो कैसे रिएक्ट करता है या कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। फिर अगर हमारे आजू बाजू वातावरण ठीक नहीं है ऐसा हमें लगता है, तो फिर उसको कंडीसिव एनवायरनमेंट, मतलब एक अच्छे वातावरण में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या कोशिशें होनी चाहिए। फिर ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज लगा कि हमारे पूरी जो व्यक्तित्व है उसमें वातावरण का कितना प्रभाव है। अभी जहां तक मैं इस शब्द को जानता हूँ, मतलब वातावरण यानी अपनी जो वाताहत है, वो होने से बचाने के लिए एक हमारे आजू बाजू आवरण है, तो इसको हम वातावरण बोल सकते हैं। तो ये हमारी पर्सनैलिटी बनाने में कैसा हेल्पफुल है। और ओवरऑल जब भी हम पूरी इकोसिस्टम समझते हैं, तो एक नेचुरल इम्यूनिटी हमारे में इस वातावरण से डेवलप हो सकती है। और जो आखिरी वाला पॉइंट है इसमें, फिर हमको वातावरण में फिट होना है, जो भी वातावरण हमें मिला है उसमें फिट होना है, उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी है, या प्रोएक्टिवली आगे आके जो भी चीजें हमें समझ में आती है उसको धीरे धीरे अपने आचरण में लाके एक हम म्यूचुअली फुलफिलिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो एक छोटा सा इवेल्युएशन नोट मुझे लगा, जो हमारी जो मनोविज्ञान की आगे जानकारी होगी, पढ़ाई होगी, तो इसमें हम धीरे धीरे वो सारा पार्ट इन इवेल्युएशन में कैसे फिट कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी इस प्रेजेंटेशन के दौरान। तो आज के सेशन में इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं इतना रखना चाहता हूँ। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ मेरे लिए
जानकारी प्रस्तुत हो सकती है, या इस विषय को और आगे इन डेप्थ समझने के लिए कुछ अगर आपके सुझाव है तो मैं मोस्ट वेलकम करूंगा उनको। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते दीदी। हाँ, बहुत अच्छा है भैया। और आप थोड़ा और भी कुछ बताते तो अच्छा लगता। अगली बार अगर आपको समय मिले तो, जैसे आपने लास्ट में जो एक बहुत सुंदर बात बोली है, बड़ा अच्छा पॉइंट था, इस पे कुछ आप और बोलिए तो, कि वातावरण कैसे हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। ये जो लास्ट पॉइंट था ना, ये मुझे बहुत क्लिक हुआ। और फिर इस बात पे फिर अपना मध्यस्थ दर्शन किस तरह से बोलते हैं, उस पर अपन और आगे कुछ काम कर सकते हैं ना, या ना वातावरण कैसे मनुष्य की पर्सनैलिटी बनाता है, या ना जो सभ्यता और संस्कृति की बाबा जी बात कर रहे हैं, वो वातावरण पर डिपेंड करती है। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अच्छी तरह से। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा भैया, कि हाँ वातावरण कैसे हमारी पर्सनैलिटी बनाती है, जो लास्ट में आपने बोला। तो इस पे अपन और भी आगे काम कर सकते हैं, कि जैसे ठीक बाबा है। जी ने पर्सनैलिटी के बारे में बोला, व्यक्तित्व और प्रतिभा, वो हमारे संस्कार और हमारी सभ्यता और संस्कृति से बनता है। इस जी पे दीदी। अपन अपना, हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। इस पे मैं जरा और भी सोचती हूँ कैसे इस पे लिखा जा सकता है। अभी मैं एक बहुत अच्छा दो point तीन चीजें इस पे बोल सकता हूँ दीदी। एक तो वातावरण का मतलब है। हम है तो वातावरण के साथ ही है। हाँ ये एक बहुत बड़ा मतलब आउटकम मुझे लगा इस स्टडीज के थ्रू, कि हम अकेले नहीं है, हम है तो अपने वातावरण के साथ ही है। हाँ। और जहाँ पे भी हम व्यक्त हो रहे हैं वो भी एक वातावरण के साथ है। हम्म। तो इन दोनों का जो आपसी प्रभाव है उसका आउटकम क्या निकलता है, ये एक वातावरण पे बहुत निर्भर करता है। जी। और जैसे इसमें बात आई है कि एक फिजिकल वातावरण, जैसे एक नेचुरल सर्कमस्टेंसेस है, जैसे मैं मुंबई शहर में रहता हूँ, तो हम्म। कहीं पे भी बाहर जाता हूँ तो ट्रैफिक जैम से लेके, सिग्नल से लेके, फिर बहुत सारी चीजें पार करके फिर घर पहुंचना होता है। और बिल्कुल यही सही। अगर मैं मतलब अपनी जो परडा की व्यवस्था है वहां देखता हूँ तो सब कुछ इतना खुला है। सही। तो ये एक वातावरण कैसे डिफर करता है और क्या क्या चीजें इसमें क्या बोलते हैं इसको, एक अर्बन लाइफस्टाइल बोलेंगे, एक फिर रूरल लाइफस्टाइल बोलेंगे, इन दोनों का एक डिफरेंस भी समझ में आता है। हम्म। दूसरी चीज जैसे आपने बोली, जैसे मध्यस्थ दर्शन के थ्रू एक संस्कार का वातावरण भी घर पे चाहिए। जी हाँ, परिवार से शुरू करते हैं ना भैया। हम हाँ, उसको तो बचपन से परिवार से डेवलप अगर कर शुरू सकते करते हैं। हैं तो जैसे हम संस्कारों की बात करते हैं, मतलब हम जो भी है हमारी वैल्यूज ही है, वैल्यूज ही आगे दिखनी है, हाँ। वैल्यू ही आगे प्रदर्शित होनी है। जी। तो घर का अगर वातावरण इन संस्कारों के लिए पूरक है तो हम्म। फिर वो एक व्यक्तित्व अलग तरीके से व्यक्तित्व, हाँ। बनेगा। और जहाँ ये पे पॉइंट बहुत अच्छा है। समझ की कमी है, या हम्म। आजकल के टाइम में हम इसको मनमानी भी बोल सकते हैं, मतलब मैं जो बोलूँ वही पूरब दिशा, ऐसे भी घर चलते हैं, तो एक कंट्रोल मैकेनिज्म सा लगता है। तो इन दोनों वातावरणों में जो भी हमारी आगे की गति होगी उसमें निश्चित फर्क होगा। तो वातावरण बिल्कुल। हमारी संस्कार के लिए कितना पूरक है, ये भी एक चीज इसमें समझ में आई। फिर हमारा एक खुद का वेलबींग है। हम जैसे भी आजकल हम मूड स्विंग्स की बहुत बात करते हैं, तो क्या हम एक ही अच्छे मूड में पूरे समय रह सकते हैं? बिकॉज हमारे हर कुछ कुछ समय में हमको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, हमको कुछ जगह पे जाना है, कुछ जगह पे श्रम करना है। तो एक ओवरऑल वातावरण में हम अपने आप को कितना खुश देख पाते हैं। तो ये सारी चीजें वातावरण के प्रभाव से जुड़ी है। तो इतना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मेरा बना है। अभी जैसे आगे इन चीजों के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी मिलेगी, तब थोड़ा सा हम इसको पॉइंट वाइज देखने का कोशिश कर सकते थे। इतना जी थोड़ा सा भैया। समझ में आया मुझे। नहीं, बहुत अच्छा भैया। हम इस चीज को और डेवलप करते हैं, कि कैसे वातावरण हमारी, जैसा भी आपने बोला, परिवार से लेके, मतलब व्यक्तित्व खुद पहले हम खुद बनाते हैं। हमारा वातावरण हमारी पुस्तकें, हमारी किताबें, हमारा स्कूल, फिर उसके बाद में हमारा परिवार हमारा वातावरण बनाता है। फिर परिवार के अलावा हमारा समाज हमारा वातावरण बनाता है। समाज से जैसे 5 सोपानी व्यवस्था में हम जाते हैं। तो उस तरह से करके हम इसको और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, मध्यस्थ दर्शन की नजर से। जैसे बाबा जी ने बोला है कि संस्कृति सभ्यता मनुष्य का पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व और प्रतिभा दोनों को कैसे डेवलप करती है। बहुत अच्छा भैया। और इच्छा है कि आप और भी कुछ बोलते हैं ना, और भी कुछ बताइए। अभी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन तक ही पहुंचा हूँ दीदी, फिर आगे अच्छा अच्छा। कभी हमारा सेकंड सेशन होगा या कुछ होगा तो थोड़ा फिर इन डिटेल और मैं बात कर सकता हूँ।
जी क्योंकि अभी कुछ बहुत कुछ टॉपिक्स के नोट्स अभी भी बन रहे हैं। और फिर जैसे ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक फॉर्म में आ जाएगा तब शायद मतलब मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगा। आपने पॉइंट्स तो सब दे ही दिए हैं, डेफिनेशन पहले क्यों पढ़ना है, डेफिनेशन बता दी, नीड बता दिया, एम्स बता दिए। आपने बहुत अच्छी तरह से ड्राफ्ट तो कर ही दिया, अब इसको बस और डेवलप करने का है, अगर कोई ये सब्जेक्ट लेता हो तो। नीड का इतना समझा दीदी कि हम कहाँ फंस गए, ये एक चीज अभी ढूंढना बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्या हम अहंकार से जुड़े हुए ऐसे चले, क्या हम मतलब कितना हम लेवल तक वातावरण में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम घर पे जी रहते हैं तो परिवार के साथ कैसे हम पेश आते हैं, बहुत सारी चीजें वो नीड के जोन में है। तो हर एक छोटी छोटी चीज को आइडेंटिफाई करना होगा कि फिर एक्चुअल में गड़बड़ कहाँ पे हुआ। अभी जो भी दिख रहा है ये विस्तृत रूप में बहुत भयंकर है समझने के लिए कि कहाँ से हम शुरू हुए और कहाँ तक पहुंच रहे हैं। बट अभी कहीं तो इसका एक क्या बोलते हैं, खुद को पहला रिस्पॉन्सिबल मान के ही फिर चलना होगा। मैं गिल्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि इतनी समझ है नहीं कि गिल्ट में समझ आ सके, बट एटलीस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाना चाहूंगा इसकी कि इसके कारण तक हम पहुंचे। और फिर धीरे धीरे खुद से लेके परिवार से लेके फिर व्यवस्था तक हम समझ के चले। जी भैया। आपने ये एक पॉइंट वो भी लिखा है ना कि प्राकृतिक तो दो तरह से वातावरण बनता है, एक तो नेचुरल और एक है मानव समाज द्वारा बनाया हुआ। तो वो हमको मानव अभ्यास में बहुत मिल जाता है भैया इस तरह का। अगर हम इसको और डेवलप करना चाहें तो एमडी दर्शन में नेचुरल और बिल्ट अप बोथ जो वातावरण बनाता है, अभ्यास दर्शन में बहुत सुंदर सा बहुत डिटेल में मिलता है। अथाह सागर है भैया, कैसे इसको कहाँ से कहाँ कनेक्ट करें। जैसे योगेश भाई बोल रहे हैं कि इसको और डेवलप करो, तो लेकिन इतने पॉइंट मिलते हैं और हर चीज का आंसर हमको मिलता जाता है। मतलब अभी इतना जहां तक मैंने मतलब पढ़ने की कोशिश की, मुझे लगता है ये जैसे पीएचडी के लिए अलग सा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। इतना कुछ दिया हुआ है इसमें। हम्म, हालांकि जैसा आरती दीदी ने बोला कि इसमें से जो भी निरर्थक नहीं बोल सकता, बट जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है उतना हम कोशिश करेंगे कंपाइल करने का, ताकि फिर नहीं, एटलीस्ट ये एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू आए और फिर हमको धीरे धीरे इसको डेवलप करके फिर मध्यस्थ दर्शन के साथ जुड़ जाए। जी और फिर ये काफी रिलेट होगा एक दूसरे के साथ, और फिर जो भी हम इसके थ्रू पढ़ेंगे फिर हम वो ज्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड पढ़ेंगे। अभी जी समीक्षा की भी एक लिमिट है, हम जितना समीक्षा करते जाएंगे मुझे ऐसा लगता है फिर निगेटिविटी के अलावा हाथ में कुछ लगेगा नहीं। सोल्यूशन ओरिएंटेड सोचेंगे तो फिर हम अपने आप को कहीं ना कहीं तो उपयोगी पाएंगे, और फिर वही हमारे लिए थोड़ी सी एक व्यवस्था की ताकत है, ऐसा मुझे महसूस होता है। फिर समाधानक भौतिकवाद पर जाएंगे भैया तो हमको बहुत जवाब मिलते हैं। समाधानक भौतिकवाद में इन चीजों के बहुत जवाब है। चाचा एक चीज मैं मेरे ध्यान में आया, मैं रखना चाह रही थी कि जैसे अभी हम प्रचलित मनोविज्ञान को समझ रहे हैं, अभी की जो भी थ्योरीज हैं उसको समझ रहे हैं। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे एनवायरनमेंट है, तो एक एनवायरनमेंट कहते हैं, एक इकोलॉजी कहते हैं, जिसमें इकोलॉजी में ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो ऐसे एनवायरमेंटलिज्म एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रहते हैं। तो अगर हम अपने राइटअप में, कंटेंट में इसको भी एक्सप्लोर करें कि एनवायरनमेंट किसको कह रहे हैं, इकोलॉजी किसको कह रहे हैं, और जैसे एक ह्यूमन बीइंग के पर्सनालिटी के लिए एक नेचुरल उसके जेनेटिक्स वगैरह होते हैं, एक नर्चर उसका आसपास का वातावरण होता है। फिर जितना मैंने पढ़ा इसमें ये भी समझ आता है कि ऐसे थ्योरीज भी हैं जो कहते हैं कि विमेन आर क्लोजर टू नेचर एंड मेन आर क्लोजर टू कल्चर। एंड इसीलिए मतलब ऐसे कुछ थ्योरीज ने बोला कि महिलाएं जो है वो नेचर को प्रिजर्व करने के लिए ज्यादा उनका वो रहता है, पर्सपेक्टिव रहता है, जबकि मेन का टू कंस्ट्रक्ट एंड टू बिल्ड, मतलब डेवलप थिंग्स कल्चरली, उसका ज्यादा पर्सपेक्टिव रहता है। तो अगर हम ये सब थ्योरीज इसमें लेकर आ पाए, ये सब जो डिबेट्स हैं वो लेकर आ पाए, तो हमारा फिर सोचने का आई फेल्ट कि वो हॉराइजन और बढ़ेगा।
एंड विल बी एबल टू क्रिटिकली थिंक कि कहाँ पे लिमिटेशन है और कितना सोच लिया गया है। फिर अभी एक इकोसिटी पर्सपेक्टिव भी आ रहा है जो काफी आई फेल्ट की काफी क्लोजर है मध्यस्थ दर्शन से। मतलब एनवायरमेंटलिज्म बोलता था कि एनवायरमेंट को बचाना है, इकोलॉजी एनवायरमेंट और ह्यूमन बीइंग का रिलेशन देखता है। बट अभी तक इतना ही मतलब अगर एनवायरमेंट को बचाने की बात करते हैं वो भी इसीलिए करते हैं कि ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए, मतलब वो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच, मतलब ह्यूमन बीइंग को जीना है इसीलिए एनवायरमेंट को बचाना है। बट क्या ये थ्योरीज और अच्छे से रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरमेंट को देख पा रही हैं? तो मुझे लग रहा था ये सब मतलब आप देख ही रहे होंगे, आपके पढ़ने में आ ही रहा होगा। तो अगर ऐसा इसमें इन चीजों में भी बिल्ड कर पाए तो और क्या कहते हैं, समृद्ध होगा। जी। जी दीदी, थैंक यू। आपने इतनी सारी चीजें पॉइंट आउट की। इसमें एक एनवायरमेंटल कॉग्निशन ऐसा एक काफी बड़ा टॉपिक है ओवरऑल एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में। और फिर वो कैसे कैसे ह्यूमन साइकी के साथ मतलब इवॉल्व होता है, उन चीजों की शायद थोड़ी सी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन अभी थोड़ी मेरे पास है। हालांकि और 3 या 4 बुक्स मेरी पढ़नी बाकी है पूरी तरीके से। तो इसके मेरे ख्याल से इसमें आपने अभी जो बोला इसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, नहीं तो फिर मैं आपसे अप्रोच भी कर लूंगा कि ये कहाँ कहाँ इसके रेफरेंसेस है। तो इसमें हम थोड़ा सा ओवरऑल राइटअप में जो बड़ा राइटअप है उसमें हम फिर हम्म। इसको जोड़ पाएंगे। बढ़िया। और हाँ। इसमें ना इवन आई फील कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना ये काफी सारे डोमेन्स केटर करता है, लाइक एनवायरमेंट, सोसाइटी। तो जो माइंडसेट और किस तरह का एक सोसाइटी बिल्डअप होना चाहिए इसको लेके आई गेस कि साइकोलॉजी के साथ कुछ कुछ सोशियोलॉजी के भी थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स है जो इसमें कवर होते हैं। तो इसका इवन स्ट्रक्चरिंग कर पाना इज लाइक क्वाइट ऑफ अ चैलेंजिंग टास्क। तो जिस तरह से भैया ने एक स्ट्रक्चर रखा है ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। तो इसको भी आगे और डेवलप करें। मतलब ये सब्जेक्ट अभी तक मैंने भी शुरू नहीं किया बिकॉज आई फेल्ट कि थोड़ा स्कैटर्ड है, बट ये मुझे स्ट्रक्चर भी जिस तरह से भैया ने एक लेआउट दिया वो भी काफी अच्छा लगा। इसमें बहुत है ना नेतल, अपन विकल्प को इसमें बहुत अच्छे से फिट कर सकते हैं। विकल्प, बाबा जी का जो विकल्प दर्शन है वो बहुत अच्छे से फिट होता है। जी जी नानी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उसमें बाबा जी ने पूरी चॉइस दी ना कि मनुष्य कहाँ जा रहा है, सभ्यता कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे थे, उसका उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव बताया। तो दैट विकल्प फिट्स वेरी वेल इन एनवायरमेंट। भैया बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में। मैं आपको एक प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हमारे पास एक जर्मनी का कपल रहता था, बुढ़े बुढ़े लोग थे काफी। तो वो बता रहे थे कि हम लोग यूरोप जहाँ पर वहां पे कहते 6 महीने तक वो ऊपर नीदरलैंड में, और वहां पे थे कहते 6 6 महीने तक धूप नहीं आती है कि वी बिकम सो डिप्रेस कि उन्होंने वो कंट्री चेंज कर लेते हैं। कई लोग तो वहां पे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन सुसाइड भी कर लेते हैं। मतलब ये वातावरण का प्रभाव जोग्राफिकली भी हमारे भी इतना पड़ता है कि हमारे सोचने समझने की शक्ति में भी बहुत इंटरफियरेंस होता है। तो वो लोग वो देश छोड़ के विदेशों में चले जाते हैं इधर उधर जहाँ अच्छा मौसम हो। सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है। बहुत सर्दी हो तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, और धूप नहीं हो तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कोई हैं जिन्होंने ये टॉपिक भी लिया है, वो अपना कुछ इनपुट्स या कुछ और चर्चा जिस जिस पे हमारा अभी तक ध्यान नहीं गया उसको ध्यान दिलाना चाहें? और किसने लिया है डॉक्टर साहब के अलावा, मंगेश भैया के अलावा? विकास भैया ने लिया है देवघर से। अच्छा, भैया बहुत हैं बढ़िया। तो पर शायद
उनके भी स्थिति नहीं है बात करने की, या कहीं होंगे, म्यूट है। इसके लिए अपन को समाधानात्मक भौतिकवाद पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से वापस समझना पड़ेगा उसको क्या कह रहे हैं बाबा जी उसमें। दीदी ये टॉपिक एक मैंने भी लिया था, इसमें कुछ डोमेन्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए वो इस तरह है। अदर देन इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एक जो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, एक ये हेड मैंने कंसिडर किया है, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जिस तरह से एग्रीकल्चरल में चेंजेस हो रहे हैं, इन कुछ टॉपिक्स को मतलब मैं आगे और एक्सप्लोर करने का मैंने एक ये रखा है। अदर देन दैट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो है वो एक एस्पेक्ट रखा है। एंड किस तरह से इसको हम लोग आगे सस्टेनेबिलिटी के तरफ ले जा सकते हैं, या कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इस तरह से कुछ चीजें रखी है। बट आई डोंट नो, ये बहुत शायद साइकोलॉजी से थोड़ा इसको और इन सिंक करना पड़ेगा। और कुछ एक टॉपिक कल्चरल डायमेंशन से भी रिलेटेड रखा है, सोसाइटी एंड कल्चर्स के बेसिस पे। तो इस तरह से इसको मैं भी थोड़ा कर रही हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर कुछ क्वेश्चंस, कुछ और इनपुट्स नहीं हो तो हम रोक भी सकते हैं। मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि नया सब्जेक्ट है हम सब के लिए, तो पहली बार ये एस्पेक्ट भी खुला है साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकी का। तो इस पर अभी और बिल्ड करने के लिए, सोचने के लिए थोड़ा समय हम सबको लगेगा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। ठीक है। मंगेश चाचा का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने प्रेजेंट किया इस न्यू टॉपिक पर, और हमें इस पर भी सोचने के लिए काफी सारे पॉइंट्स दिए। काफी अच्छी स्ट्रक्चरिंग करी है चाचा ने, और इसकी और डिटेलिंग उनसे हम फिर और कुछ दिनों में सुनेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मुझे कहना चाहिए। नहीं भैया, बहुत बढ़िया एक्चुअली presentation था। हाँ, मनीष ये भैया बहुत टॉपिक तो इवन लेना भी मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मैं भी मतलब अभी तक इसमें कुछ शुरू भी नहीं कर पाई हूँ एक्चुअली। तो मैंने कुछ समय पहले मतलब एनवायरनमेंट का एक कोर्स किया था, उसके कुछ रीडिंग्स है मेरे पास, मैं आप लोगों को भेजती हूँ। मंगेश चाचा को भी भेजा है और नीतल को भी भेज रही हूँ। तो वो हाँ दीदी। फिलोसफी और एनवायरनमेंट को किस तरह से हाँ कनेक्ट करके देख सकते हैं, उस पर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी उसमें। अभी तो है ना आरती, आई एक थिंक हेल्पफुल कंपल्सरी होगा। सब्जेक्ट भी डाल दिया यूनिवर्सिटी में, ठीक जिस है, तरह से एंड एनवायरमेंटलिटी है करते हैं अभी के लिए उसी तरह मीटिंग। से ये सभी का एनवायरमेंटल धन्यवाद। कंपल्सरी सब्जेक्ट हर कॉलेज में यस यस। ये पढ़ना, ये वाला। हेलो, नानी आपकी आवाज कट गई। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अभी सिंस आई वाज इन राजस्थान यूनिवर्सिटी, वहां पर एक हर कॉलेज में एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज। उसमें उन्होंने एक छोटी सी लीफलेट है, वो डेली आपको करनी ही होती है। इट इज कंपल्सरी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड। छोटी सी लीफलेट है। अब मेरे पास तो अभी है नहीं, यहाँ पे बॉम्बे में हूँ, नहीं तो वो मैं दिखाती हूँ। उसमें बहुत कुछ टॉपिक्स है इस तरह के, एंड इट इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, एवरीबडी हैज टू डू इट। छोटा सा एक ड्राफ्ट करा हुआ कोर्स है। ओके। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसमें अगर आपको ऐसे, हाँ जी चाचा। कोई छोटी छोटी एक्सरसाइज बुक्स कहाँ से उपलब्ध हो सकती है? जैसे अभी हम घर पे हैं तो किस हिसाब से एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें, या फिर ऐसे कुछ मिल सकता है जो एक्सरसाइजेस फॉर्म में होता है?
आंटी ने जो बोला वैसे। मिलती है, मैं पता करती हूँ, राजस्थान में कॉलेज में कंपल्सरी सब्जेक्ट है। लेट मी हाँ, ट्राई टू फाइंड आउट, वो छोटी सी बुकलेट है, अगर कोई मेरा कलीग वहां पे मुझे भेज सके, लेट मी ट्राई। मतलब ज्यादातर यही देखा गया है, प्लास्टिक का अल्टरनेटिव ढूंढना है तो फिर कपड़ा है, फिर ऐसे वेग चीजों में है। तो फिर हम किसी से भी बात करते हैं एनवायरनमेंट का तो वो सब बोलते हैं ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है। बट फिर आपका कंट्रीब्यूशन आता है तभी फिर वो धीरे धीरे सारा निगेटिविटी में चला जाता है। तो ये सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते मैंने आजू बाजू भी काफी लोगों से कम्युनिकेट किया और समझने की कोशिश की कि वो कैसे कर, मतलब हाउ डू दे परसीव, क्या है एक्चुअली। पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है, सब कुछ शुद्ध चाहिए, लेकिन फिर हम क्या करें उसके। ये एक प्रॉपर डिजाइन इसके कोर्स लिए है भैया, पूरा डिजाइन कोर्स है। मैं लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट, अगर कोई हाँ मेरे। दीदी, अगर वो मिलेगा ना तो थोड़ा सा हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड कुछ देख सकते हैं, जी। और धीरे अ, धीरे वो साइकी तक पहुंच सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है सब। जी, ये मंगेश का चाचा जी को पता होगा। यहाँ महाराष्ट्र में कोंकण में एक रहते दिलीप कुलकर्णी करके, उनका निसर्गायन एक ग्रुप भी है। तो उन्होंने, उनका मेनली काम जो है वो राइटिंग का ही काम है। तो वो खुद भी मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली जीते हैं, और उनके काफी बुक्स भी है। तो उनका एक है निसर्गायन पुस्तक करके है, पर्यावरण नहीं, नैसर्गिक पर्यावरण करके। उसमें उन्होंने मतलब सिटी लाइफ के लिए भी, कौन से भी लाइफ के लिए सुटेबल जो जो मतलब इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल होना चाहिए, कि हम फ्लैट में भी रह रहे तो क्या चीज यूज करना चाहिए, उसका बहुत डिटेलिंग अच्छे से आया है, सुबह से लेके रात तक। तो दैट इज आई थिंक गुड बुक, और उनका क्या काफी दीदी, डिटेलिंग भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं सर्च करता हूँ। मैं फिर कोशिश भी करने वाला हूँ दिसंबर में। यहाँ पे एक अतुल पीटकर है, जीवन विद्या से जुड़े हुए एक परिवार है। तो ये कुलकर्णी जी हैं जो उनके नजदीक में ही कहीं रहते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले जब बात हुई थी, मैं फिर एक ऐसी साइट विजिट के लिए भी सोच रहा हूँ जाके आऊँ। और तो अपने को थोड़ा सा इसमें रियल लाइफ एग्जांपल मिले कि लोग किस हिसाब से एनवायरनमेंट को सोचते हैं और उनकी लाइफस्टाइल कैसे अडेप्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो वो भी एक थोड़ा सा स्टडी मैं सोच रहा हूँ करने का। तो जो उनके साथ जो इंटरेक्शन होगी वो थोड़ी सी ज्यादा ग्राउंड लेवल पे होगी, और एक हम्म। पॉसिबिलिटी भी दिखेगी कि ऐसा हो सकता है। फिर उनके चैलेंजेस भी क्या क्या थे, और कैसे एक एक चैलेंज को उन्होंने पति पत्नी ने मिलके ओवरकम किया। फिर व्यवसाय के लिए वो क्या करते हैं, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है एक दो लाइव एग्जांपल के साथ, ऐसे मुझे लगता है। और ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इस हिसाब से रह रहे हैं, बट वो थोड़ा आइसोलेशन में दिखते हैं, या तो उनका जैसे अधिमूल्यन हो रहा है, ऐसे भी मुझे लगता है काफी जगह। तो ये एक साधारण जीवन शैली है कोई भी मानव की इस धरती पर। ये मैसेज मुझे लगता है ये कन्वे होना चाहिए। भैया ये तो भैया मंगेश भैया बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि ये खुद वहां पे पढ़ना में इसी तरह से रह रहे हैं। मंगेश भैया आप बताइए ना थोड़ा, आपका अपना वहां पे जिस तरह से आपका वो आपने वो सिस्टम बना रखा है, आपने भैया ने सब वहां पे रह रहे हो, आप हम तो भी बताइए मंगेश जैसे भैया। ये क्या बोलते हैं 10 सोपान व्यवस्था के हिसाब से एक एक छोटी छोटी चीज अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं तो हाँ। सिर्फ कैसे बोलूं, मैं महीने 2 महीने में जाता हूँ, वो यही हाँ जी। एक चीज मुझे खींच के ले जाती है कि एक सिस्टम होनी है तो ऐसे होनी है। फिर हमारी उपयोगिता कहाँ है, एक परिवार कैसे खड़ा हो सकता है अध्ययन के साथ, ये सारी चीजों का ही थोड़ा सा एक अपने आप में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो व्यवस्थागत विधि है वो तो जो सारे परिवार जैसे रहते हैं, कुछ परिवार की नीतियां हैं इसमें। फिर अभी एनवायरनमेंट को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। तो इस हिसाब से सोच रहे हैं। और ये व्यवस्था एक साधारण व्यवस्था है, यहीं तक ले जाना है उसको। एक मतलब बाकी लोग अलग रहते हैं और हम एक अलग वातावरण में रहते हैं, ये चीज थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है डाइजेस्ट करने की। तो हमारी जितनी भी चाहना है, जैसे बाबा जी बोलते हैं मूल चाहना क्या है, तो वो चाहना तक हम व्यवस्था के मार्ग से कैसे पहुंचे, ये एक अध्ययन की वस्तु है। अभी इसमें हम वातावरण का फर्क तो देखते ही हैं, जितने भी लोग वहाँ जाके आए हैं या अभी रह भी रहे हैं। तो एक अलग सा सुकून तो महसूस होता है, और कुछ काम भी दिखता है कि अभी अपना मतलब एक व्यक्ति का भी कोई वैल्यू है पूरी सिस्टम। फिर धीरे धीरे उसको कैसे कन्वर्ट करना है और विकास की गति में आगे बढ़ना है, ये थोड़ा सा नजर में आता
इसमें ये भी है कि कई सारे मतलब लोगों का ध्यान भी जा रहा है कि कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ लिया, या मतलब ये एफर्ट्स तो इम्पोर्टेंट है ही, बट एक पूरा लाइफस्टाइल उस तरह से जो बनता है उसी से मतलब व्यक्ति का ह्यूमन साइकी भी परिवार मूलक जीना, और मतलब एनवायरनमेंट के साथ एक इंटरेक्शन, ना कि मतलब सिर्फ कंजम्पशन ओरिएंटेड। तो मतलब अब लोग काफी इस दिशा में भी सोच रहे हैं कि मतलब एक एक चीजों को छोड़ना और अपने लाइफस्टाइल को देखना तो है ही, बट पूरी तरह से लाइफस्टाइल को बदलना इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस। तो हाँ, आपका मतलब जो लोग ऐसे जी रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन, उनके साथ इंटरव्यू, उससे उनकी हेल्थ में, उनकी समझ में और उनके आपस के इंटरेक्शन में क्या बदलाव आता है, उनकी मानसिकता में क्या बदलाव आता है, इसको अगर हम सोचे तो अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया। और कुछ रखना चाहेंगे या हम रुकें? जी दीदी, आज के लिए ठीक है, ऐसे लगता है बहुत कुछ है पढ़ने को। हाँ, है तो बहुत कुछ है, वेरी वास्ट। ठीक है, बहुत अच्छी रही आज की चर्चा। मैं एंड कर देती हूँ मीटिंग। जी दीदी, सभी को नमस्ते, कल मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। परसों मिलेंगे, यस। परसों परसों सॉरी, हाँ। सोमवार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।